हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम जानते हैं कि आज का दिन हमारे लिए, हम सभी भारतीयों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं, अभी बज रहे हैं 5:15 और 5:55 पर हमारा जो चंद्रयान 3 है वो चाँद पे लैंड होने वाला है। ठीक है, तो इस शुभ अवसर पर ये वीडियो बना रहे हैं। भगवान से अभी दिल से हर भारतीय के मन में यही प्रार्थना हो रहा होगा कि इस बार जो हमारा जो चंद्रयान 3 है वो सफलतापूर्वक लैंड हो जाए। अगर आज नहीं होता है तो फिर इसको 27 अगस्त तक आगे तक टाला जा सकता है। लेकिन इस बार पूरी कोशिश है हमारे वैज्ञानिकों का कि इस बार सफलतापूर्वक हम चाँद के उस जगह पे पहुंच सके जो जगह पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, जहां पे आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। तो सोचिए ये हम भारतीयों के लिए कितना गर्व की बात है। ठीक है, तो ये हम सभी लोग अभी प्रे करें कि किसी भी तरह जो चंद्रयान 3 है वो सफलतापूर्वक पहुंच जाए अपने जगह पर। तो आप लोगों की जेएसएससी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग मेरा वीडियो जो देख रहे हैं वो और जितना आप इसको प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो हमारा ये सेट है ये 5वां सेट है और इसमें भी लगभग 30 क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। जो पुराना कहानी जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं हो सकता है कि वो दिमाग में ना रहे, तो इस सेट की मदद से पुराना पुराना जितना भी चीज़ है वो आपका रिकॉल हो जाएगा। जो पहले हम लोग पढ़े थे आज से 2 महीना 3 महीना पहले जब पढ़े थे, जैसे लोक कथा है या फिर जो कहानियाँ पढ़े थे, शिष्ट कहानियाँ पढ़े थे, वो सब आपका रिकॉल हो जाएगा। और लास्ट बाद में एक वीडियो ऐसा भी आएगा जिसमें पूरा लोक कथा है उसका निचोड़ मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा। पूरा जो शिष्ट कहानी है उसका निचोड़ मिल जाएगा। तो जितना भी कवि पढ़ना है उसका आपको एक जगह पे एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो इस तरह से जो सारे वीडियोस हैं, सारे जो पुराना पढ़ा हुआ चीज़ है वो हमारा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, पूरी याद आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। तो चलिए आज का ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में 30 जो खोटा का कहा क्वेश्चन है एमसीक्यू वो आपके लिए दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उपटन भूंजा गीत कैसन गीत हके। उपटन भूंजा जो गीत है वो किस प्रकार का गीत है। तो बोलेंगे उपटन भूंजा किस प्रकार का गीत है, पर्व त्योहार गीत है, खेल गीत है, श्रम गीत है या संस्कार गीत है। उपटन भूंजा किस प्रकार का गीत है। तो उपटन भूंजा किस प्रकार का गीत है, हम लोग जानते हैं उपटन जो होता है वो संस्कार गीत होता है। किस प्रकार का गीत है, संस्कार गीत। उपटन मतलब हल्दी, जौ और क्या गेहूँ ये सब पीस करके जो उपटन बनाते हैं, ये आप लोग संस्कार गीत जब पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे। तो उस उपटन को फिर शरीर में लगाया जाता है जिससे कि रंग निखरता है। तो यही है उपटन भूंजा। तो उस समय जो उपटन बनाते समय जो गीत गाया जाता है उसको कहते हैं उपटन भूंजा गीत। तो यह किस प्रकार का गीत है, संस्कार गीत। संस्कार गीत क्या होता है, संस्कार गीत जैसे जन्म के अवसर पर हमारा जो जीवन है पूरा जीवन काल उसमें कुल मिलाकर 16 संस्कार करवाया जाता है। ठीक है, हिंदू धर्म में 16 संस्कार करवाने का है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। तो जन्म के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, मरने पर, ये 3 संस्कार मेन होते हैं, जन्म होना, विवाह होना और मृत्यु, ये 3 संस्कार हैं। लेकिन जन्म और विवाह के अवसर पर ही गीत गाया जाता है। ठीक है, मरने पर आप गीत नहीं हम लोग गाते हैं किसी के मरने पर। तो इस तरह से जन्म और विवाह के समय में जो गीत गाया जाता है उसको संस्कार गीत कहते हैं। उपटन भूंजेक नेग कौन करोहत। उपटन भूंजने का नेग कौन करता है। नवा ठाकुर लोग कहते हैं कि नवाइन लोग करती है कि सुहागिन सब करती है कि घरे मर्दाना सब करता है। तो उपटन भूंजेक मतलब उपटन भूंजने का बनाने का जो गीत नेग है, रस्म है, वो कौन करता है। तो ये सुहागिन लोग करता है। ठीक है, सुहागिन लोग सब करती है। आगे चलते हैं हम लोग। कौन हथे काकी जेठी भूंजो हथी। उपटन जो भूंजने का काम करता है वो को किस हाथ से किया जाता है। काकी लोग जो होती है कौन, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि उपटन कौन बनाती है। तो कविता के अनुसार उपटन बनाने का काम जो है वो काकी जेठी करती है। ठीक है, और वो किस हाथ से बनाती है, तो वो लोग बनाती है अपने दाहिना हाथ से। इसमें 2 चीज़ है, दाहिना हाथ से उपटन बनाने का काम करती है और बायां हाथ से नौआइन जो रहती है, नौआ की पत्नी, उसको बुलाने का काम करती है। ठीक है, तो किस हाथ से, ये भी क्वेश्चन है कि किस हाथ से नौआइन के बुलावा थी। तो ये होता है बावा हाथ से। और बावा हाथ से जब बुलाती है तो उन लोग का चूड़ी उड़ी जो है, जो कंगल पहनी रहती है, वो सब खनकता है, बजता है। ठीक है, झांझन कहिए गावल जाए। झांझन जो होता है गीत
वो कब झांझैन गीत जो है वो कब गाया जाता है? तो बोलेंगे झांझैन गीत कब गाया जाता है? बिहा के समय पर, जन्म के समय पर, विदाई के में, या फिर जनेऊ पहनाने के समय। तो झांझैन जो गीत होता है वो जन्म के समय होता है। छठियारी में ये गीत गाया जाता है, झांझैन गीत, ठीक है। तो ये जन्म के समय पर गाया जाता है। आगे चलते हैं। चाचीर जो है, चाचैर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ चाचीर लिखा गया है। चाचैर गीत जो होता है वो कौन पर्वे गावल जा है? चाचैर गीत किस पर्व में गाया जाता है? सोहराय के अवसर पर होता है, कि सरहुल के, कि करम के, या बिहा समय, किस अवसर पर गाया जाता है? तो चाचैर गीत जो है वो कब गाया जाता है? तो हम लोग बोलेंगे चाचैर गीत वो कब गाया जाता है? सोहराय के अवसर पे गाया जाता है। सोहराय हम लोग जानते हैं पशुओं का त्यौहार है, ठीक है। सोहराय के बारे में भी पहले पढ़ा चुके हैं कि इस समय पशुओं को बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है, नहलाया जाता है, उन लोग को खूब सुंदर वस्त्र भी पहनाए जाते हैं कई जगहों पर, और उन लोग के सींग में सिंदूर लगाया जाता है। तो इस तरह से उन लोग का पूजा त्यौहार होता है सोहराय। सोहराय के ऊपर हम लोग को एगो कहानी भी पढ़ना है लोक कथा में, गोहाइल पर्व। वो सोहराय त्यौहार किस तरह से स्टार्ट हुआ था वो भी उसी के आधार पर है। आगे चलते हैं। लोकगीत के कै गो भेद बतवल गेल है? लोकगीत का कुल मिलाकर कितना भेद है? तो 2 भेद है, कि 3 भेद है, कि 6 भेद है, 7 भेद है? लोकगीत का कुल मिलाकर कितना भेद है? तो हम लोग बोलेंगे लोकगीत का कुल मिलाकर 6 भेद है। कितना भेद है? 6। 6 भेद कौन कौन है? तो लोकगीत जो होता है वो अलग, झारखंड में या आदिवासी समाज में लोकगीत जो है वो अलग अलग समय पर गाया जाता है, ठीक है। लोकगीत अलग अलग समय पर गाया जाता है, जैसे कि श्रम गीत होता है वो भी लोकगीत है, फिर त्योहार गीत है वो भी लोकगीत है। तो इस प्रकार के 6 प्रकार के लोकगीत जो होते हैं वो गाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो झिंगफुलिया, झिंगफुलिया आप लोकगीत का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें जाके देखिएगा, पूरा लोकगीत पढ़ाए हैं अच्छे से, और उसमें सब कुछ बताए हैं डिटेल में। और आपको ये सब प्लेलिस्ट में कैटेगरी वाइज बना दिए, प्लेलिस्ट ढूंढने में भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, तो प्लेलिस्ट में जा करके आप वीडियो देख सकते हैं। आगे चलते हैं। झिंगफुलिया भदरिया सुरेख गीत कौन ऋतु गावल जा है? झिंगफुलिया और भदरिया सुरेख गीत, सुरेख मतलब सुर में, गीत कौन ऋतु में गाया जाता है? झिंगफुलिया और भदरिया जो है वो किस ऋतु में गाते हैं? तो हम लोग जानते हैं झिंगफुलिया मतलब झींगा फूल जो है खिल गए, ऐसे करके होता है। तो यह वर्षा ऋतु में झींगा फूल जो है वो, जैसे आजकल नेनुआ झींगा ये सब लगाते हैं, तो झींगा फूल जो है खिल जाता है, शाम के समय खिलने वाला फूल है। ये भी पूछ सकता है कि शाम के समय खिलने वाला फूल कौन सा है? तो ये फूल होता है। तो झिंगफुलिया जो गीत है वो कब गाया जाता है? तो हम लोग बोलेंगे ये वर्षा ऋतु में, बैरसा जिसको लिखा हुआ रहेगा, तो बैरसा ऋतु में झिंगफुलिया गीत और भदरिया गीत ये सब गाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बैरसा। फिर है एकर में सही मेल हके, इसमें से कौन सही मेल है? एकर में सही मेल कौन है? झिंगफुलिया एक प्रकार का ऋतु गीत है, चाचैर परब गीत है, डहरुआ ऋतु गीत है, या सब सही है? देखिएगा इस प्रकार, इस बार का क्वेश्चन में ज़्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो पेपर 3 में हो। पेपर 3 में तो और किसी भी, जैसे सिद्धू ये है बिरसा मुंडा है, बिरसा मुंडा के जीवनी से रिलेटेड 4-5 गो लाइन में दे देगा पूरा चीज़। इसके लिए पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। तो थ्योरी आप मजबूत रखिए, क्योंकि इस बार जो है विश्लेषणात्मक जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा बनेंगे। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और इसमें भी खोटा में भी ज़्यादातर इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ पे 4-5 क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में मर्ज कर दिया। जैसे इसमें ऋतु गीत अलग अलग प्रकार से है, पूछ सकता था झिंगफुलिया क्या है, ठीक है, परब गीत इसमें से कौन है, ये दे सकता था, लेकिन सब मिला करके दे दिया ताकि ये पता चले कि आप कितना डीप अध्ययन किए हैं, कितना डीप पढ़ाई किए हैं। तो झिंगफुलिया भी एक ऋतु गीत है, चाचैर भी एक परब गीत है, डहरुआ भी एक ऋतु गीत है, ठीक है। चाचैर अभी हम लोग देखें कि सोहराय के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है, ठीक है। तो ये एक ऋतु गीत है ये सब। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभे। सभे क्या है? ये इसमें है, सभी सही है, ठीक है। झिंगफुलिया भी ऋतु गीत है, चाचैर भी ऋतु गीत है, और चाचैर परब गीत है, और डहरुआ जो है ऋतु गीत है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में हो जाएगा कि कुरई कहले जाहे। कुरई किसको कहा गया है? कामे के बदले मिलने वाला चीज वस्तु के कुरई किसको कहा गया है? काम के बदले मिलने वाला किसी चीज़ या वस्तु को कुरई कहते हैं, बासिक पोंग को कहते हैं, या फिर करील कर्तियन के कहते हैं, घरे काम देखवैया मंजूर के कहते हैं। किसको कुरई कहते हैं? तो हम लोग बोलेंगे कुरई जो कहा जाता है वो काम एक बदले मिलने वाला चीज़ वस्तु के कुरई कहते हैं। किसी काम के बदले मिलने वाले चीज़ या वस्तु को कुरई कहा जाता है, ठीक है। बजर तरी तन
केकर हवा है, किसका तन मतलब शरीर जो है वो वज्र यानी कि वज्र के जैसा सख्त कठोर हो जाता है, किसके जैसा किसका रहता है ऐसा, जवान और किसान कर, मंत्री विधायक कर, या फिर भारतीय सभ्य निवासी कर, या फिर फिल्मी अभिनय करे वाला मतलब अभिनेता लोग के। तो केकर जो शरीर है वो वज्र के जैसा हो जाता है, तो हम लोग बोलेंगे किसका, तो किसान जो है दिन रात हल चलाते रहता है, खेत में मेहनत मजदूरी करता है, जिसके चलते उसका शरीर पूरा हो जाता है वज्र के जैसा, ठीक है। और जवान देश की सरहद करने से पहले इतना ट्रेनिंग दे दिया जाता है उसको, और दिन रात सोचिए कि उतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है, सियाचिन ग्लेशियर वहाँ भी हमारे जवान तैनात रहते हैं, झंडा को लहराते फहराते रहते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से जवान और किसान का जो शरीर है वो शरीर जो है वो वज्र के जैसा होता है, चाहे मौसम कितना भी ठंडा हो जाए, रेगिस्तान जैसा उतना, जैसलमेर जहाँ टेम्परेचर कितना गर्म होता है, सियाचिन जहाँ टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो ऐसे जगहों पे हमारे जवान टिके हुए रहते हैं, देश की सरहद की रक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए जवान और किसान का शरीर जो है वो वज्र के समान होता है, मौसम का कोई असर उन लोग को नहीं पड़ता है। अगर है नेक्स्ट है टोपरा। टोपरा शब्द केकर उन्नार्थक हवा है। टोपरा जो है वो किसका उन्नार्थक है। उन्नार्थक शब्द हम लोग जानते हैं, कोई बड़ा चीज़ का जब हम लोग उसका छोटा नाम, जैसे टांगा, टांगी, इस तरह के शब्दों का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, टांगा से टांगी, लोटा लुटिया, तो इस तरह से लोटनी, लोटा लोटनी, ठीक है। तो इस तरह के शब्दों को उन्नार्थक शब्द कहते हैं, जो कि हम लोग को सिलेबस में भी पढ़ना है। तो उन्नार्थक शब्द जो होता है वो इसमें टोपरा का क्या हो जाएगा, तो टोपरा का हो जाएगा, इसमें दिया है ढकी डाबैर, ठीक है, ढकी डाबैर टोपरा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि तबे हमें कवि नाय, कविता ककर लिखल हके, तबे हमें कवि नाय, यह कविता किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम लोग बोलेंगे ये जो कविता है कौन लिखे हैं, ए के झा लिखे हैं, कि अतुल चंद्र मुखर्जी लिखे हैं, संतोष कुमार महतो लिखे हैं, शिवनाथ प्रमाणिक कौन लिखा है, तो ये लिखे हैं कौन, तो तबे हमें कवि नाय, तो ये ए के झा के द्वारा लिखा गया कवि है, एक व्यंग्यात्मक कवि है। उन कवियों के ऊपर है जो नाच गाना करके या बहुत गीत गा गा करके कविता पढ़ते हैं, तो ये बोलते हैं अगर गीत गा कर पढ़ना है तो लता मंगेशकर बहुत अच्छी कवि हैं। उसके बाद फिर तो इस तरह से ये बोलते हैं कि हम तो कवि फिर नहीं है भैया, तो ए के झा के द्वारा लिखा गया है तबे हमें कवि न है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सोंध माटी कौन विधायक साहित्य किताब लगे। सोंध माटी किस प्रकार का साहित्य किताब है, क्या यह कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है, निबंध या है फिर कहानी कविता संग्रह है। ये क्वेश्चन बहुत बार हम रिपीट किए हैं। तो ये सोंध माटी जो है वो क्या है, कहानी कविता संग्रह है। सोंध माटी में कहानी भी पढ़ना है और कविता भी है। उबार कहानी कौन किताब आयल है, उबार कहानी किस किताब में आया हुआ है, क्या यह छाहिर किताब में आया है, फरीच डहर में आया है, सोंध माटी में आया है, हूब में आया है। उबार कहानी कौन किताब आयल है, तो उबार कहानी किस किताब में आया है, तो हम लोग बोलेंगे उबार कहानी जो है वो सोंध माटी का है। एक ऐसा वीडियो आएगा जिसमें सारा जो भी कहानी पढ़े हैं, राइटर का पढ़े हैं या जो जितना भी पढ़े हैं उसका रिकॉल वीडियो आएगा, ठीक है। 20-25 मिनट का एक वीडियो रहेगा जिसमें पूरा लोक कथा खत्म, पूरा शिष्ट कहानी खत्म, एक कविता का एक वीडियो आ जाएगा जिसमें दोनों जो दोनों किताब का जो कहानी पढ़ना है, सोहान लगे रे और ये पथिया डोंगल में हुआ, वो दोनों कविता 10-10-20 कविता का वीडियो आ जाएगा। तो इस तरह से पूरा आपका याद हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, बिहारी कौन कहानी के पात्र लागे। इनमें से जो बिहारी है वो किस कहानी में हम लोग बिहारी के बारे में पढ़े हैं। तो बिहारी के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, झबरू किसान का बेटा रहता है बिहारी, झबरू वाला कहानी पढ़वे किए होंगे, तो वो उबार का है, ठीक है, जो उन लोग के पूरे परिवार को दरोगा बन के क्या करता है, उबार देता है। चानो वाली कौन कहानी के मुख्य पात्र हके। चानो वाली किस कहानी में आई थी, मुख्य पात्र थी। तो चानो वाली जो थी ओद दीदा की रहती है, कि हूब की, कि जिंदगी डवानी या उबार। चानो वाली किस कहानी की पात्र रहती है, तो वो बोलेंगे चानो वाली रहती है ओद दीदा की मुख्य पात्र रहती है चानो वाली, दूसरे घर में काम करती है। और चान्हो जो इधर है, रांची जाते समय, लातेहार से रांची जाते हैं तो बीच में रास्ता में चान्हो पड़ता है, तो वहीं की वो थी रहने वाली, इसीलिए उसका नाम पड़ गया था चानो वाली सब बोलता था। तो सोंध माटी लिखा गया। सोंध माटी किताबे कहानी गुला में एक नजरे कौन भावे हके। मतलब सोंध माटी जो किताब है उसमें जो कहानियाँ दिया गया है, जितनी भी कहानियाँ हैं वो
किस प्रकार की कहानियाँ दिया है, क्या वो धार्मिक कहानी है, सामाजिक है कि ऐतिहासिक है। तो हम लोग बोलेंगे कि सोंध माटिक में या कोई नहीं है, या तो सोंध माटी के जो किताब में कहानियाँ आई है वो ज़्यादातर सामाजिक कहानियाँ हैं। एक नज़र से अगर देखें तो उनको सामाजिक कहानियाँ हैं, समाज के प्रति वो ज़्यादा वो उसमें बताया गया है। जैसे एक ये उबार कहानी जो है, इसमें भी समाज के बारे में दिखाया गया है। इस तरह से कई है। एक तो शिक्षक वाला जो है कहानी, जंगली का कहानी जो है, तो वो भी कहानी है, समाज के प्रति दिखाया गया है कि बेरोजगारी में किस प्रकार से होता है, समस्या होता है कि लड़का को क्या क्या झेलना पड़ता है। तो ये सब है। उबार कहानी के में पुलिस इंस्पेक्टर के बने हैं, तो इसका जवाब तो अभी दिए। उबार कहानी जो हम लोग जानते हैं, झबरू का बेटा रहता है, अपना झबरू जो अपना बेटा को बहुत पढ़ाता लिखाता है, लेकिन झबरू का जो गाय रहता है उसको खोल करके दूसरा के किस्सा में डाल करके और झबरू के ऊपर 500 रुपया का जुर्माना ठोक देता है। तो जिसके बाद फिर झबरू मर भी जाता है, लेकिन उसका बेटा रहता है बिहारी। बिहारी जो रहता है वो क्या होता है, वही पुलिस इंस्पेक्टर बन करके फिर पूरा परिवार को तार देता है। प्रोफेसर विनोद कुमार के जन्म कहिया भेल है। प्रोफेसर विनोद कुमार का जन्म कब हुआ है, 18 जनवरी 1961 को, कि 18 नवंबर 1961 को, 14 जनवरी 1964, 8 अक्टूबर 1991। तो प्रोफेसर विनोद कुमार का जन्म कब हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे विनोद कुमार का जन्म हुआ है 18 नवंबर 1961 को। कब हुआ है, 18 नवंबर 1961 को। ठीक है। रेशमी के सहेली का के नाम का रहे। चानों वाली कहानियाँ में आप लोग पढ़े होंगे, उसकी बेटी रहती है रेशमी। तो रेशमी की जो सहेली रहती है उसका नाम क्या रहता है, जिसको शुरू में कहानी में रेशमी को बुलाने के लिए गौ रश्मि या गौ रेशमी करके बुलाने के लिए आती है, तो उसमें उसकी जो दो सहेली आती है उसका नाम क्या रहता है, उसका नाम रहता है सुगिया और हेमिया। क्या नाम रहता है, सुगिया और हेमिया। एकर में भादो महीने कौन पर्व मनावल जा है, इसमें से कौन सा पर्व है जो कि भादो महीना में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। भैया दूज होता है कि करम होता है कि राखी मनाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो भादो महीना में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन है, इस बार तो भादो में जो है वो राखी भी मनाया जा रहा है कि नहीं। तो राखी जो है वो भी तो भादों में पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा आंसर कि जो भादो महीना में मनाया जाने वाला त्यौहार है वो है करम त्यौहार। कौन सा त्यौहार है, करम त्यौहार भादो महीना में मनाया जाता है। कौन पर्व खीरा के तुलना कौन पर्व में खीरा कर तुलना बेटा से कर ले गेल है। किस पर्व में खीरा जो होता है वो उसका तुलना बेटा से, मतलब लड़की लोग जो होती है वो क्या करती है कि खीरा को हिष्ट पुष्ट खीरा रखती है उसमें, तो और बोलती है कि जैसे ही हिष्ट पुष्ट खीरा है वैसा ही मेरा बेटा बच्चा भी होगा, वो भी इसी प्रकार से हिष्ट पुष्ट होगा। तो किस में ऐसा बोला गया है, तो हम लोग बोलेंगे किस में बोला गया है ये सब बात। तो ये होता है कर्मा त्यौहार में कि सरहुल में, राखी में, या फिर केकरो में ना। तो कौन सा त्यौहार में खीरा की तुलना बेटा से किया गया है, तो बोलेंगे कौन सा त्यौहार में, तो कर्मा त्यौहार में खीरा की तुलना बेटा से है। करम पर्व जो हम लोग भाई बहन का पर्व त्यौहार करम, ये का वीडियो में पूरा अच्छे से समझाएं कि एक लड़की के जो मन का जो दशा होता है, मन की जो व्यथा होता है वो किस प्रकार से होता है, कि वो अपने ससुराल में रहती है, फिर अपने मायके जाने के लिए कैसे दिन गिनती है, फिर वो जा भी नहीं पाती है, जो फूल रहता है वो सब भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसका भाई नहीं आता है। कौन 3-3 4-4 भाई रहता है लेकिन कोई नहीं आ पाता है। तो पूरा वो उसमें हम बताए हैं वीडियो में, तो अगर नहीं देखें तो जा करके उस वीडियो को देख लीजिए। तो कौन से पर्व में खीरा की तुलना किया गया है, करम त्यौहार में। और ये जो खीरा है पूजा हो जाने के बाद इस खीरा को खाता कौन है, तो ये जो खीरा को खाने वाला है, तो ये जो परबैतिन होती है, मतलब जो कर्मा करने वाले कर्मैतिन जो होती है, उसका जो पिताजी है, मतलब बच्चा का जो नाना बनेगा, तो नाना जो है वो इस खीरा को खाता है। और कौन नहीं खाता है अगर पूछ दिया जाएगा, तो उसका जो मामा रहेगा, मतलब उस बच्चा का जो मामा बनेगा, मतलब लड़की की जो भाई रहेगा वो नहीं खाएगा इस खीरा को, काहे कि वो मामा बन रहेगा। ठीक है, इसलिए वो नहीं खाता है। संस्कृति के संवाहक ककरा मानल गेल है। संस्कृति के संवाहक मतलब संस्कृति को एक जगह से दूसरे जगह, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने वाला किसको कहा गया है, सरकार को, विज्ञान को, भाषा को, या किसी शिक्षित वर्ग को। तो हम लोग बोलेंगे संस्कृति का वाहक जो है वो किसको कहा गया है, इसमें से बताइए, क्या भाषा है कि विज्ञान है कि सरकार है। तो बोलेंगे संस्कृति को पहुंचाने वाला कौन है, भाषा। भाषा के माध्यम से ही संस्कृति एक जगह से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचता है। ठीक है।
खोटा निबंध किताब के लेखक के लागत। खोटा निबंध जो हम लोग को पढ़ना है उस किताब के लेखक कौन है? दिनेश दिनमणि है, ए.के. झा है, विनोद कुमार है, बी.एन. ओहदार है। तो कौन है खोटा निबंध का किताब का? तो खोटा निबंध जो है उस किताब के लेखक जो है वो कौन है? बी.एन. ओहदार हैं। कौन है? बी.एन. ओहदार। खोटा निबंध किताब के लेखक बी.एन. ओहदार हैं। खोटा निबंध के दूसरा प्रकाशन कब भेल हलै? खोटा निबंध जो है उसका 2 प्रकाशन हुआ है। तो दूसरा प्रकाशन, जो पिछले वीडियो में पहला प्रकाशन के बारे में बता दिए थे, और दूसरा प्रकाशन जो हुआ है खोटा निबंध का वो कब हुआ है? क्या 2016 में, 2017, 2018, 2019? तो खोटा निबंध का दूसरा प्रकाशन जो हुआ है वो कब हुआ है? 2017 में। कब हुआ है? 2017। खोटा निबंध का दूसरा प्रकाशन 2017 में हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्याकुल जी के जन्म कहिया भेल हलै? हलवाई लिखा गया, हलई होगा। व्याकुल जी के जन्म कहिया भेल हलै? ये मेन बात है ना कि इससे जो हम वीडियो, इससे जो पीडीएफ बनाते हैं, तो पीडीएफ बनाते हैं तो उसमें हिंदी टाइपिंग करते हैं तो उसमें कोई कोई वर्ड अच्छे से लिखाता ही नहीं, खोटा वाला वर्ड। तो अगर मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को किसी को ये पता हो कि हिंदी में टाइपिंग करने वाला, पीडीएफ बनाने वाला कोई एप्लीकेशन अगर है जिसमें मोबाइल से हम बना सकें जल्दी से जल्दी समय में, जिसमें पीडीएफ बना सके, ठीक है, टाइप कर करके या फिर बोल करके, ज़्यादा अच्छा है कि वॉइस से हिंदी में हो जाए, बोलें और हिंदी में लिखा जाए। इसमें बोलते हैं और हिंदी में लिखा जाता है। तो अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट में हमको ऐसा ऐप बताइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, जितना जल्दी हम बना लेंगे उतना जल्दी वीडियो बनाकर उतना ज़्यादा दे पाएंगे। ठीक है। व्याकुल जी के जन्म कहिया भेल हलै? तो व्याकुल जी का जन्म कब हुआ था? 9 मार्च 1908 में, 13 मार्च 1908 में, 17 मार्च 1908 में, 23 मार्च 1908 में। तो व्याकुल जी का जन्म कब हुआ था? तो बोलेंगे व्याकुल जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 17 मार्च 1908 को। कब हुआ था? व्याकुल मतलब भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, यही है। तो इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 17 मार्च 1908 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्याकुल जी के जन्म कौन ठाव भेल हलै? व्याकुल जी का जन्म कब हुआ था? व्याकुल जी का जन्म आ रहा है तो इनके पूरा जीवनी भी हम लोग देख लेंगे एक बार, ठीक है, ताकि पूरा दिमाग में बैठ जाए। तो व्याकुल जी का जन्म कब, कहाँ पे हुआ था? कौन ठाव, कौन गांव में इनका जन्म हुआ था? तो बोलेंगे महथाडीह। माथाडीह लिखा गया है, महथाडीह। तो ये कहाँ हुआ था? महथाडीह गिरिडीह में हुआ था। व्याकुल जी के जन्म कहाँ हुआ था? महथाडीह गिरिडीह, महथाडीह गिरिडीह में हुआ था। व्याकुल जी के जन्म कहाँ हुआ था? महथाडीह गिरिडीह में हुआ था। अगर इनके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग देखें तो इनका डिटेल में है कि, अगर डिटेल में हमको इनके बारे में देखें तो इनका जन्म कब हुआ था? 17 मार्च 1908 को हुआ था। इनकी मृत्यु हो गई थी 7 सितंबर 1984 को। 7 सितंबर 1984 को इनकी मृत्यु हो गई है। 7 सितंबर बोले, 17 सितंबर 1984 को इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था महथाडीह गिरिडीह में। और ये रहने वाले कहाँ के थे फिर जा करके? तो बिशुनगढ़ हजारीबाग में। इनके पिताजी का नाम क्या था? बलदेव उपाध्याय। इनके दादा जो थे उनका नाम था अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। और ये जब ये 6 महीना का थे तभी इनके पिताजी जो थे बलदेव उपाध्याय, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और उसके बाद दादा ही इनको पाल पोस के बड़ा किए थे। ठीक, तो इतना हो गया। इनके पिताजी का नाम बलदेव उपाध्याय था और इनकी माता का नाम, इनके दादा जो थे, दादा का नाम क्या था? वो था क्या? अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। छाहिर कहानिए मोहन के बोड़ बेटा कहाँ पढ़ेत बतावल गेल है? छाहिर कहानी हम लोग जो पढ़े हैं, छाहिर कहानी चितरंजन महतो चित्रा का लिखा हुआ है। तो इनमें जो इसका जो छाहिर में मोहन जो है, मोहन का जो बड़का बेटा है वो कहाँ पढ़ता था? तो मोहन का जो बड़का बेटा था वो स्कूल में पढ़ता था कि इंटर में पढ़ता था कि मैट्रिक में पढ़ता था कि बीए में पढ़ता था? कहाँ पढ़ता था बताइए। तो छाहिर कहानी में मोहन का जो बड़का बेटा था वो कहाँ जाता था? स्कूल में कि स्कूल में जाता था कि इंटर में पढ़ता था कि मैट्रिक में? तो बोलेंगे कि छाहिर कहानी में मोहन का जो बड़का बेटा है वो बताया गया है कि वो बीए में पढ़ता था। किस में पढ़ता था? बीए में। ठीक है, छाहिर कहानी में मोहन का बड़का बेटा जो है वो कहाँ जाता था पढ़ने?
बीए में पढ़ने जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेसर पेशा का हलई। महेसर का जो पेशा है वो क्या था? तो महेसर का जो पेशा है वो क्या था? तो महेसर जो है वो एक मास्टर था। महेसर का पेशा क्या था? मास्टरी करना, मास्टर था। पानुरी जी तितकी पत्रिका कर संपादन कहिया कर लेहल थी? तो पानुरी जी जो थे वो तितकी पत्रिका, देखिए तितकी पत्रिका जो है उसके अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने संपादन किया है, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। तो तितकी पत्रिका का संपादन पानुरी जी कब किए थे? तो तितकी पत्रिका का संपादन पानुरी जी 1951 में किए थे। कब किए थे? 1951। अब इसमें भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के बारे में आया है, तो इस वीडियो में हम लोग इसको देख लेंगे। क्या देखेंगे कि इनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1908 को। कहाँ हुआ था? महथाडी गिरिडीह में, और उस समय यह जिला हजारीबाग में पड़ता था। और इनके पिताजी का नाम क्या था? तो बलदेव उपाध्याय था, और इनकी माता का नाम था शांति देवी। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 17 सितंबर 1984 को। और ये 5वीं क्लास तक पढ़ाई किए थे। उसके बाद घर से भाग करके फिर काशी चल गए थे, और वहाँ से फिर लौटने के बाद 1925 में जो कांग्रेस के द्वारा जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो ये गांधीवादी विचारधारा से बहुत प्रेरित हुए और प्रभावित हुए, और फिर उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस की लड़ाई में 1925 में जुड़ गए। हजारीबाग में ये पहला, हजारीबाग के जो पहला सांसद थे राम नारायण सिंह, उनके संपर्क में रहे। और फिर वहाँ से कांग्रेस की एक नेता थी सरस्वती सुशीला देवी, तो सरस्वती सुशीला देवी के संपर्क में आए, जिनके साथ उन्होंने कांग्रेस की बहुत सारे कांग्रेस का काम किया। और फिर उनके संपर्क में रहने से फिर दोनों के बीच में प्रेम हुआ, और उन्होंने सरस्वती सुशीला देवी से भी शादी कर लिया। और 1930 में जब ये जेल गए थे, तब वहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी के संपर्क में आए। रामवृक्ष बेनीपुरी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े क्या है, कवि हैं। और उनकी जो कविता थी कैदी कविता, वहीं से रामवृक्ष बेनीपुरी का जेल से ही छपा था। और फिर वल्लभ शास्त्री जी के पत्रिका बेला में भी आए। और अगर पूछा जाए कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा का पहला कौन सा अपना पत्रिका कौन सा था, तो 1939 में छपा था उनकी पत्रिका, जिसका नाम था कलामे व्याकुल। क्या नाम था? कलामे व्याकुल, जो 1939 में छपा था। और इसकी भूमिका, कलामे व्याकुल की भूमिका कौन लिखे थे? तो राम नारायण सिंह लिखे थे। इनका खोठा का कई गीत संग्रह है खोठा में, जो कि है खोठा में कई गीत संग्रह है, जैसे किसानों का अंतर्नाद जो 43-44 में छपा, मादल 50-51 में, मादल ध्वनि मधुरलाल 76-77 में, उर्दू में एक है हुस्नो इश्क फलक से, ये सभी शायरी जो है इनका छपा है। तो ये पूरा भुवनेश्वर दत्त शर्मा, मेरा जितना भी सेट है, सेट के लास्ट में एक एक कवि के बारे में, आप एक एक राइटर के बारे में जो हम लोग को पढ़ना है वो पूरा डिटेल में दे देंगे, जिससे कि आप, अब देखिए होता क्या है कि आप लोग सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं, सेट लगाते हैं, हम 15 लगा दिए, हम 20 लगा दिए, हम 25 लगा दिए, हम 30 में 30 मार दिए, ऐसे कर देते हैं। तो मार दिए तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखते के साथ अपना एक पूरा एक कॉपी बना के रखें, और कॉपी बना के, जैसे अलग मेरे ही चैनल थोड़ी देखते होंगे आप, तो दूसरा भी यूट्यूबर से देखते होंगे, तो दूसरा यूट्यूबर के भी चैनल को अगर एक जगह कलेक्ट, दूसरा यूट्यूबर के जितना भी क्वेश्चन खोठा में दे रहा है, सब तो 30, 50, 30, 40, 20, 25 इतना तो देता ही है। तो एवरेज अगर 30 ले लें, तो अगर 5 यूट्यूबर का आप देख रहे हैं, 5 चैनल का देख रहे हैं, तो 30 क्वेश्चन अगर करें तो 5 या 15, 150 आपका एक दिन में हो गया। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पे अगर डालता है तो महीना का सोचिए आपका, अगर हम देखें तो महीना का कितना, 2000 से ऊपर क्वेश्चन आपके पास कलेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं? तो उस क्वेश्चन को क्या करना है कि एक कॉपी में आप लिख लीजिए जितना भी है। जैसे मेरा 30 क्वेश्चन है, अभी 30 क्वेश्चन आप कॉपी में लिख लीजिए, और लिखने के बाद आपका एक जगह खोठा का, अब उसको हर संडे के सप्ताह भर आप उसको देखिए, और संडे को पूरा क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए जितना भी लिखे हैं, तो वो ज़्यादा दिमाग में रहेगा और ज़्यादा अच्छा तैयारी भी होगा। चलिए, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद। जाइए वहाँ दौड़ के, चंद्रयान लॉन्च होने जा रहा है, ठीक है? देखिए लॉन्च हुआ कि नहीं।